हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेस, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस विद सॉल्यूशन। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस की बलों को जाने। इस चैप्टर के हम इन टैक्स के क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, जो यहाँ पर आपके बॉक्स में पेज नंबर पर जो दिए हुए हैं ये सभी, और साथ में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ ही इस वीडियो के नीचे मोर पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको ओल्ड एनसीईआरटी भी मिल जाएगी विद सॉल्यूशन, और वहीं पर अदर क्लासेस की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। 7th 6th 9th जो भी क्यूरियोसिटी है, एक्सप्लोरेशन की जो बुक है 9th की, वो भी वहां पर आपको न्यू उसका भी जो सॉल्यूशन वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक दिए हुए हैं। पीडीएफ की कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री में जो पीडीएफ है, पीडीएफ जो है कमेंटेड है। वहां पर आपको पीडीएफ के अंदर केवल जो फोर्स लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आपको क्लिक करना है लिंक के ऊपर, तो पीडीएफ आपकी ओपन हो जाएगी अगर ओपन नहीं हो रही तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच आइटम इन कॉलम ए विद द आइटम इन कॉलम बी। ठीक है, जो कॉलम ए दिया हुआ है एक तरफ और दूसरा तरफ जो है कॉलम बी दे रखा है, और इसके अंदर हमें यहाँ पर इनमें मैच करना है। ठीक है, इसके अंदर ए और बी कॉलम को यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो कॉलम ए के अंदर फोर्स बता रखे हैं। ठीक है, इनकी जो फोर्स दिया हुआ है कि कौन कौन सा जो फोर्स है, इनकी फोर्स की टाइप लगा लो। जो मस्कुलर फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स की जो टाइप है इस तरह से। और दूसरी तरफ कॉलम बी के अंदर जो फोर्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, आपको पहचानना है कि जो एग्जाम्पल ये कौन से जो फोर्स का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैप्टर का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ा होगा, जो मैंने पढ़ाया था, तो आप इजीली से जो बता दोगे, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया था कि बहुत ही इजी जो चैप्टर है, तो इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कौन सा जो इसका जो करेक्ट मैच होगा। ठीक है, यहाँ पर तो फर्स्ट दे रखा है कि मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स, तो मस्कुलर फोर्स हमें पता है कि क्या है, जो कॉन्टैक्ट फोर्स की एक जो टाइप है इसके अंदर। तो कॉन्टैक्ट फोर्स की जो टाइप है, तो इसमें यानी कि सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी कि जो एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्टैक्ट में होना चाहिए किसके अंदर। तो यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट हम देखेंगे कि ए में दे रखा क्रिकेट बॉल स्टॉपिंग ऑन इट विद जस्ट बिफोर टचिंग द बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो जस्ट बिफोर टचिंग है, टचिंग होने से पहले ही बाउंड्री के अंदर जो क्रिकेट बॉल है उसको, तो बॉल तो देखो जब भी कभी जाती है मूव करती है डायरेक्शन के अंदर, तो मैंने पढ़ाया था चैप्टर में कि जिस पर कोई जो हम है कॉन्टैक्ट में नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कॉन्टैक्ट में कब होगा, कोई जैसे ऑब्जेक्ट है, हम इसको धक्का लगा रहे हैं अपने हाथ से या पैर से, किसी बॉल को किक कर रहे हैं, ठीक है, फुटबॉल वगैरह है, तो ये सभी कॉन्टैक्ट के अंदर है, तो ये फिजिकली कॉन्टैक्ट है, तो ये तो फिजिकली कॉन्टैक्ट में है नहीं। दूसरा है ए चाइल्ड लिफ्टिंग ए स्कूल बैग, कि एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, एक स्कूल बैग को उठा रहा है। तो देखो ये सही है, अगर स्कूल बैग को उठाएगा तो किससे उठाएगा, अपने हाथ से ही उठाएगा, तो इसमें कांटेक्ट में आ रहा है, यानी कि बॉडी के जो पार्ट है इसके अंदर। और दूसरा है फ्रूट फॉलिंग, फ्रूट गिर रहा है ट्री से, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, कोई भी हमारे हाथ से कॉन्टैक्ट वगैरह के अंदर नहीं है, अपने आप फॉलिंग ग्रेविटेशनल के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे, और बलून रबड़ वुलन क्लोथ अट्रैक्ट्स हेयर स्टैंड को कंपास नीडल, इसके अंदर कौन, तो यहाँ पर जो बी है मस्कुलर फोर्स, ये क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट मैच हो जाएगा। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स यानी कि ए चाइल्ड लिफ्टिंग ए स्कूल बैग। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स के अंदर यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो आप बता सकते हो कि कंपास नीडल, कंपास नीडल के अंदर मैग्नेट होता है, यहाँ पर जो डायरेक्शन शो करती है, यानी कि पोल शो करती है, इसके अंदर बताती है। तो कंपास फोर्स नीडल पॉइंटिंग नॉर्थ। ठीक है, जो नॉर्थ जो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप फिर भी अगर आपको याद नहीं रहता है एग्जाम में, तो आप ट्रिक यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो कि जो नॉर्थ है, ठीक है, तो नॉर्थ क्या है, एक पोल है, किसका है, मैग्नेट का पोल है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जो कंपास नीडल होता है ये आप मैग्नेट पढ़ते हो तो उसके अंदर आता है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स में, या फिर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कंपास नीडल पॉइंटिंग जो नॉर्थ है, ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, मैग्नेट के द्वारा, तो इसके कारण जो नीडल है वो नॉर्थ की तरफ करती है। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मैंने आप लोगों को बताया था कि दो ऑब्जेक्ट के जो सरफेस में लगता है, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है इस तरह से, तो दोनों ऑब्जेक्ट के जो सरफेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो यहाँ पर देखो, जो ए है क्रिकेट बॉल स्टॉपिंग ऑन जस्ट बिफोर टचिंग, तो यहाँ पर जो बॉल है ये जा रही है, ठीक है, अपने आप लुढ़क के यहाँ पे इस तरह से लुढ़कती हुई और स्टॉप हो जाती है, और नीचे क्या है, अर्थ, या जहां पर भी जो भी है अर्थ है, फ्लोर है, तो उसके सरफेस में, और एक तरफ जाकर क्या हो जाती है, फिर एक पॉइंट पे स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा
फ्रिक्शनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ए फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, यानी कि ट्री से फ्रूट का गिरना, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि फोर्स के कारण ही सभी चीजें क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अर्थ पर गिरती है। अब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच गया, और इधर क्या बच गया, यहाँ पे जो बलून रब ऑन द वुलन क्लॉथ अट्रैक्टिंग हेयर स्टैंड, ठीक है, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्टिविटी जो दे रखी थी इसके अंदर, तो इसका ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो हमारा जो फर्स्ट का क्या आ गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर देखो इसके नीचे फिर आपका ये भी दे रखा है कि प्रिपेयर सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं बेस्ड ऑन यूर लर्निंग सो फार, यानी कि आपके लर्निंग के बेस पर जो आपसे बहुत दूर है। जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग जिज्ञासा हो रही है कि ऐसा क्यों होता है, कब हुआ, कितने लोग, वेयर, कहाँ, वाई नॉट, इस तरह से। तो आपको यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बनाना है, तो ये भाई आपको खुद बनाना है, क्योंकि हर चीज आप ऐसे करते जाओगे देख के, या जो आंसर बने बनाए आपको मिल जाएंगे, तो आपने क्या किया, तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी आपके क्वेश्चन है यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट के डिफरेंट क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, सेम नहीं हो सकते, क्योंकि सबके अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। तो यूँ नहीं करना कि इसके अंदर क्या क्वेश्चन आएगा, तो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आता है आप अपने बेस पर यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको बनता है वो आप यहाँ पर राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और कौन सी जो यहाँ पर फॉल्स है जो दी हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट जो दी हुई है इसके अंदर। तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट दे रखी है, ए फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जो फोर्स होता है वो हमेशा क्या कर देता है, जो ऑब्जेक्ट होता है अगर कोई मोशन में है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो देखो हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था बोथ वो की वो स्टेटमेंट इसमें एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि फोर्स जब एक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या जो चेंजमेंट आएंगे, क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो इसके अंदर तो ये क्या है, करेक्ट है, यानी कि ट्रू है ये स्टेटमेंट। क्योंकि अगर आप देखो कोई भी अगर साइकिल जा रही है, ठीक है, आप साइकिल के ऊपर चलती हुई साइकिल पर अगर फोर्स लगाओगे तो यूं नहीं है कि वो सीधी डायरेक्ट ऐसे जा रही तो ऐसे ही रहेगी, उसका हैंडल वगैरह हिलेगा और उसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज हो जाएगी। उसी तरह से चलती हुई गाड़ी है, या जैसे भी अब ऊपर एग्जांपल पढ़ के आए कि जो बॉल है जा रही है, ठीक है, अगर कोई बॉल जाती है तो उसके ऊपर जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ठीक। उसी तरह से अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स का देखो, ऊपर की तरफ आपने एक जो स्टोन या कुछ भी डाला तो ऊपर की तरफ फेंकते हो तो फिर क्या करती है, नीचे की तरफ अर्थ पे आके गिरती है, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, आपने अपवर्ड फेंकी थी और क्या आ गई, डाउनवर्ड। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इसकी ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड, ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन के कारण द शेप ऑफ द बॉल रोलिंग ऑन ए फ्लैट ग्राउंड इंक्रीज, कि सॉरी शेप नहीं है, स्पीड है इसे, ठीक है, पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। इसके अंदर द स्पीड ऑफ द बॉल रोलिंग ऑन ए फ्लैट ग्राउंड इंक्रीज, कि फ्रिक्शन के कारण होता है, जो बता रहा है कि जो बॉल की जो स्पीड होती है, यानी रोलिंग में जो बॉल चलती है, स्पीड होती है, वो फ्लैट ग्राउंड में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है ये क्या है, इसके अंदर सेकंड वाला ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ये गलत है। क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है वो क्या है, एक अपोजिट मोशन होता है, तो यहाँ पर डिक्रीज होगी जो स्पीड है रोलिंग बॉल, अगर रोलिंग बॉल के अंदर यहाँ पर जो है तो सो इट विल भी क्या होगी, डिक्रीज स्पीड ऑफ ए रोलिंग बॉल, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर इंक्रीज दे रखा है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट, देर इज नो फोर्स, यानी कि यहाँ पर कोई भी जो फोर्स नहीं है बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स प्लेस एट द स्मॉल डिस्टेंस ए पार्ट, क्योंकि कोई भी दो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके बीच में कि स्मॉल डिस्टेंस ए पार्ट, दोनों के बीच में, तो वहां पर कोई भी फोर्स नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी आप सीधा डायरेक्ट बता सकते हो कि फोल्स है, क्योंकि हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर पढ़ा था कि कोई भी अर्थ के ऊपर ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर क्या है, फोर्स अप्लाई नहीं होता है, चाहे चार्ज ऑब्जेक्ट हो या अनचार्ज ऑब्जेक्ट हो, उस दोनों के अंदर भी जो फोर्स होता है। चार्ज में भी हमने पढ़ा था स्टैटिक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, अगर दोनों जो बलून्स हो रहे हैं वो क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, फिर उसके बाद हमने देखा तो वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे, ठीक है, एक्टिविटी। तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो फोर्स लगता है, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूवमेंट करता है, ठीक है, मोशन में आता है। और जो रेस्ट के अंदर होता है तो उसके अंदर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रेस्ट में रखा है तो वहां पर भी रेस्ट में भी जो बैलेंस फोर्स बनता है, हमने ये भी चैप्टर में पढ़ा था कि इसके अंदर भी जो बैलेंस फोर्स होता है जिसके कारण ये रेस्ट में, ये आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि टू बलून्स रब्ड विद ए वुलन क्लॉथ आर ब्रोट नियर ईच अदर,
व्हाट वुड हैपन एंड वाई, कि दो बलून को हम रब करते हैं किससे, वूलन ऊनी क्लोथ से, और फिर दोनों के हम पास लेके आते हैं दोनों बलून को, तो क्या होता है और क्यों होता है। तो देखो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों बलून को हम पास लेके आएंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। और क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, सेम उसके अंदर जो चार्ज है, ठीक है, ये उसका रीजन हो जाएगा। तो हम इसमें आंसर में लिखेंगे when two balloons are rubbed with a woolen cloth and brought near each other, they will repel each other. Okay, or this happens because both balloons will acquire a negative charge when rubbed with wool, and like charges repel. जब दोनों बलून को हम रब करते हैं वूलन क्लॉथ से और जब दोनों को पास लेके आते हैं तो दे विल रिपेल ईच अदर, वे ईच अदर एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों बलून के अंदर नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड होता है जब उसको रब किया जाता है वूल से, और जो लाइक चार्ज होता है वो क्या होता है, रिपेल करता है, ठीक है। इनकी दोनों के अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो दोनों के अंदर नेगेटिव चार्ज है, इट्स मीन्स दोनों के अंदर क्या हो गया, सेम चार्ज हो गया, यानी कि लाइक हो गया। और जो लाइक चार्जेस होता है वो रिपेल करेगा जिस तरह से लाइक पोल रिपेल करते हैं, ठीक है। इस तरह से डायग्राम में दिखा रखा है, अगर यहाँ पर चार्ज है बलून के अंदर तो वो क्या करेंगे, दूर जाएंगे इसके अंदर, और अनचार्ज बलून होते हैं वो आपस में जो पास में रहते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या कर दिया, इसके अंदर दोनों के अंदर क्या है, सेम चार्ज हो गया, यानी कि दोनों के अंदर लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज को नेगेटिव चार्ज आ गया दोनों के अंदर, तो इसलिए दोनों ही जो रिपेल कर रहे हैं। अनचार्ज थे जो दोनों क्या थे, पास में थे, जिस तरह से अगर इसको अनचार्ज चार्ज नहीं है तो दोनों पास में रहेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हेन यू ड्रॉप ए कॉइन इन ए ग्लास ऑफ वाटर इट सिंक्स, बट व्हेन यू प्लेस ए बिगर वुडन ब्लॉक इन वाटर इट फ्लोट्स, एक्सप्लेन। कि जब आप वाटर के ग्लास के अंदर कॉइन डालते हो, सिक्का डालते हो, तो उसके अंदर वो क्या करता है, डूब जाता है। लेकिन अगर एक लकड़ी का बड़ा जो ब्लॉक डालते हो आप, ठीक है, टुकड़ा डालोगे उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, फ्लोट कर जाएगा, तैर जाएगा। तो व्याख्या करो, एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों है। तो ये देखो हमने इंटेक्स वाले क्वेश्चन के अंदर भी किया था कि बियॉन्ड फोर्स, और दूसरा क्या था, डेंसिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, वो उस पर डिपेंड करती है, उसके कारण ये सब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे ए क्वाइन सिंक इन वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी is greater than that of water, or wooden block floats because its density is less than that of water, causing it to be beyond up by the water, ठीक है। कि उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है, किससे, पानी से। तो क्या होगा, जो क्वाइन है वो या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, डूब जाएगा। और अगर वुडन, जो वुडन ब्लॉक है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है पानी से, इसलिए वो क्या है, फ्लोट कर रही है, ठीक है। और इसका एक दूसरा कारण बियॉन्ड अप भी है कि जो बियॉन्ड फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, तो इसके कारण भी ये जो लकड़ी है वो तैरती रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए बॉल इज थ्रो अपवर्ड, अगर एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, इट स्लोज डाउन, ये धीरे से इनके नीचे की तरफ आती है, एंड स्टॉप मोमेंटली एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल एंड स्पेसिफाई देयर डायरेक्शन। और उसके बाद यानी कि ग्राउंड के अंदर फिर क्या होती है, वो गिर जाती है एक क्षण के लिए, थोड़ा सा जो स्लो होके वहीं से फिर ग्राउंड में गिर जाती है। तो कौन सा फोर्स इसके ऊपर काम करता है, बॉल के ऊपर, और इसकी जो स्पेसिफाई है, इसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो क्या होगी। फर्स्ट दे रखा है पॉइंट, डूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन में, और डूरिंग द डाउनवर्ड मोशन, और एट इट्स टॉप मोस्ट पोजिशन के ऊपर, ठीक है। तो आंसर में हम सबसे पहले तो फोर्स बताएंगे, कौन सा जो फोर्स है वो इसमें काम कर रहा है। तो हमें पता है कि जो अर्थ के अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटी के कारण ही क्या है, नीचे की तरफ जो आती है हर चीज। तो व्हेन इफ बॉल इज थ्रो अपवर्ड द ओनली फोर्स एक्ट ऑन इट थ्रू आउट इट्स एंटायर मोशन इज ग्रेविटी विच पुल्स इट्स डाउनवर्ड, हाउएवर डिपेंडिंग ऑन द मोशन ऑफ द बॉल द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स रिलेटिव टू द बॉल्स वेलोसिटी चेंजेस। कि जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसके ऊपर और भी जो फोर्स लगता है जो उस पर काम करता है, जो उसके अंदर एंटायर कर देता है जो मोशन को, यानी कि जो उसकी गति, वो गति के अंदर जो जाता है, तो वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी फोर्स भी
ऊपर क्या करता है, काम करता है कि ओनली फोर्स एक्टिंग, केवल उसके ऊपर जो फोर्स ही एक्ट करता है थ्रू आउट इट्स एंटायर मोशन इट्स ग्रेविटी विच पुल इट डाउनवर्ड, जो उसको ग्रेविटी जो एक्ट करता है, ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगता है, यानी कि ग्रेविटी क्या है, एक ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके ऊपर एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, उसको नीचे की तरफ खींच लाएगा, ठीक है, पुल इट डाउनवर्ड, जो डिपेंड करता है एंड हाउएवर डिपेंडिंग ऑन द मोशन ऑफ द बॉल, ठीक है, और जो डायरेक्शन है फोर्स के कारण जो उसकी क्या होगी, वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि बॉल जैसे ऊपर की तरफ ऐसे फेंका और उसके अंदर यहाँ पे एक पल के लिए थोड़ा सा स्लो होके और फिर इसने डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज कर ली, यहाँ पे नीचे की तरफ आके ये गिर गई, क्यों गिर गई, ग्रेविटी के कारण, ठीक है, इसकी ग्रेविटी जो है इसके ऊपर लगी, अर्थ ने जो ग्रेविटी अप्लाई की इसके ऊपर, यहाँ पे इनकी फोर्स एक्ट हुआ जिसके कारण ये नीचे की तरफ यहाँ पर आगे और नीचे की तरफ यहाँ पर आई, तो जो बॉल की जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो गई, इसकी जो चेंज हो गई, ठीक है, तो फोर्स के कारण ये डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स रिलेटिव टू द बॉल्स वेलोसिटी चेंज, इसके अंदर तो डायरेक्शन है वो फोर्स किस पे, किससे रिलेटिव है, वेलोसिटी से, ठीक है, जो डायरेक्शन है वो किस पे रिलेटिव होगी, वेलोसिटी से, यानी कि वेलोसिटी चेंज पे, ठीक है, वेलोसिटी चेंजेस हो गई तो उसके अंदर डायरेक्शन भी इसकी क्या हो गई, यहाँ पर जो चेंज हो गई नीचे की तरफ हो गई, यानी कि अपवार्ड की तरफ की डायरेक्शन और नीचे की तरफ आ गई। अब फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो कह रहा था यहाँ पर जो पूछा है इसमें कि डूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, यानी कि अपवर्ड मोशन के अंदर जो डायरेक्शन हम यहाँ पे जो बताएं, तो डूरिंग द अपवर्ड मोशन के ऊपर के तरफ जो मूवमेंट करती है बॉल, ऊपर की तरफ जाती है, मोशन करती है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डाउनवर्ड अपोजिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल काजिंग इट टू स्लो डाउन, जो फोर्स है ग्रेविटी की वो क्या करती है, डाउनवर्ड की तरफ लेके आती है, तो जो अपोजिंग क्या करती है, अपवर्ड फोर्स के, यानी कि ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ऊपर की तरफ जो फेंकते हैं बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, तो यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, लेकिन ग्रेविटी क्या करती है, इसके अपोज फोर्स लगाती है, वो इसको क्या करती है, नीचे की तरफ लेके आती है यहाँ पे, ठीक है, तो यही इसका जो कारण है जिसके कारण जो बॉल होती है यहाँ पे जाके थोड़ा सा स्लो हो जाती है, स्लो होकर फिर नीचे की तरफ जो गिर जाती है। सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे डूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, यानी कि डाउनवर्ड मोशन में क्या होता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज स्टिल डाउनवर्ड्स बट नाउ इट्स अलाइगन विद द बॉल्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्सेलरेटिंग इट डाउनवर्ड, कि जो फोर्स यानी कि नीचे की तरफ जैसे ही बॉल नीचे की तरफ आती है ग्रेविटी के कारण, तो यहाँ पे जो बॉल की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, जो मोशन होता है वो भी इसके अंदर चेंज हो जाता है, तो वहां पर जो क्या काम करता है, एक्सेलरेशन वर्क करता है, ठीक है, एक्सेलरेशन इट डाउनवर्ड इसके अंदर। थर्ड है एट इट्स टॉप मोस्ट पोजिशन, है कि टॉप मोस्ट पोजिशन पे तो द बॉल हैज जीरो वेलोसिटी, टॉप मोस्ट पोजिशन के अंदर क्या होगा, जो बॉल की जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, मीनिंग इट्स मोमेंटली स्टेशनरी at this point the force of gravity is still downwards but since the ball is not moving upward or downward it has no net effect on the ball's motion, कि बॉल को जैसे ही हमने देखा कि हम फेंकते हैं तो अब इसमें बता रखा है कि यहाँ पे एक पॉइंट के लिए कुछ क्षण के लिए थोड़ी सी स्लो हो जाती है इनकी स्टॉप टाइप में और फिर नीचे की तरफ आ जाती है, इट्स मीन कि टॉप पोजीशन पे जब पहुंचती है तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होती है जीरो होती है, जीरो वेलोसिटी के कारण यहाँ पे कुछ क्षण के लिए क्या हो जाती है, स्टेशनरी फॉर्म में चल जाती है, इनकी एक तरह से रुक जाती है, रेस्ट टाइप में लगती है यहाँ पे, तो इस पॉइंट के ऊपर तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर लगता है तो फिर यह क्या होती है, नीचे की तरफ आ जाती है और फिर जो अपवार्ड के थ्रू ये कहाँ पर मूव कर जाती है, अपवार्ड की तरफ मूव ना करने के बजाय ये कहाँ पर आ जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, डाउनवर्ड में ये आ जाती है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नेट इफेक्ट नहीं पड़ता किस बॉल पर, किस पे, बॉल के जो मोशन है कि जो बॉल का मोशन है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये फिर सीधी आके नीचे ही गिरती है, ठीक है, इसके अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको कोई डाउट है, आपके सजेशन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। Next question number 6, a ball is released from the point P and move along a inclined plane and then along a horizontal surface as shown in the figure. It comes to a stop point A on the horizontal surface. Think of a way show that when the ball is released from a same point P, it stop. One फर्स्ट पॉइंट दे रखा बिफोर द पॉइंट ए एंड आफ्टर क्रॉसिंग द पॉइंट ए, तो यहाँ पर देखो स्लोप बना रखा है, ठीक है, ये पी पॉइंट है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसने ए पॉइंट दे रखी है, तो यहाँ पर जो है
बॉल आपको येलो कलर की जो शो कर रखी है, आपकी बुक के अंदर भी फिगर दे रखा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक बॉल को रिलीज किया जाता है, यानी कि बॉल को छोड़ा जाता है, यहाँ से एक बॉल को छोड़ा जाता है, ठीक है, कि बॉल ऊपर से यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है, कि बॉल को स्लाइड कराया जाता है, जिस तरह से आप भी झूलते हो स्लाइडिंग पर स्लाइड करते हो उस तरह से। तो बॉल को छोड़ा जाता है पी पॉइंट से और मूव करती हुई नीचे यानी कि प्लेन की तरफ यहाँ पे आती है, और अलोंग द हॉरिजेंटल सरफेस, यानी कि हॉरिजेंटल जो सरफेस दिखा रखा है, यानी कि इस तरह का जो होता है ये वर्टिकल कहलाता है, ठीक है। और कोई भी चीज को इस तरह से यहाँ पे ये हॉरिजेंटल कहलाती है, ठीक है। पोजीशन कि आपके पास है कोई एप्पल या फ्रूट है, आप इसको अगर ऐसे कट करोगे तो इसको बोलेंगे वर्टिकल, अगर आपने इसको ऐसे कट किया तो ये क्या कहलाएगा, हॉरिजेंटल कहलाएगा। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि इसके अंदर जो ए है वो क्या है, हॉरिजेंटल के अंदर। तो हॉरिजेंटल सरफेस पे यहाँ पे ए पॉइंट ए पर जब आती है तो सोचिए इसके अंदर यहाँ पे जब आती है तो जो बॉल रिलीज होती है फ्रॉम पॉइंट पी से, तो पी से रिलीज होती है तो इट स्टॉप्स, ये स्टॉप हो जाती है बिफोर द पॉइंट ए, यानी कि ए पॉइंट पर आने से पहले ये स्टॉप हो जाती है। तो कहाँ पे हुई होगी, ये भी थोड़ा सा स्टॉप हुई होगी, जैसे बॉल को ऊपर फेंकते नीचे डायरेक्शन में आएगी। सेकंड आफ्टर क्रॉसिंग द पॉइंट, और सेकंड कह रहा है जो क्रॉसिंग कर लेती है पॉइंट ए को क्रॉस कर लेती है उसके बाद। तो आंसर में हम लिखेंगे कि द बॉल्स मोशन इज गवर्नर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेविटी भी काम कर रही है और दूसरा फ्रिक्शन भी काम कर रहा है। ऑन द inclined plane gravity provides the acceleration of the motion, on the horizontal surface only friction act on the ball stopping, इनकी before a increased friction on the horizontal surface will cause the ball to declare more rapidly, meaning it will come to a stop sooner, potentially before reaching point A and stopping after A, और A point के बाद stop क्यों हुई कि decreasing friction on the horizontal surface will reduce the deceleration, allowing the ball to travel further before losing all its kinetic energy and stopping. गवर्नर्स में यानी कि नियंत्रण करना, ठीक है, यानी कि रोकना। तो जो बॉल की जो मोशन है, इनकी जो बॉल की गति है, जो बॉल की जो गति है वो गुरुत्वाकर्षण और जो फ्रिक्शन यानी कि घर्षण है उसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो झुके हुए तल यानी कि जो इंक्लाइन जो प्लेन है, जैसा कि फिगर के अंदर यहाँ पर दिखा रखा है, इस तरह से फिगर जो बना रखा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो झुका हुआ जो प्लेन है, यहाँ पर ये तल है, इसके अंदर जो तली है यहाँ पर, तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो मोशन के लिए क्या करता है, एक्सरलेशन प्रदान करता है, ठीक है, यानी कि त्वरण जो है उत्पन्न करेगा, यानी कि त्वरण होता है उसके अंदर एक्सरलेशन होता है। और जो क्षैतिज सतह है यानी कि हॉरिजेंटल जो सरफेस है वहां पर केवल क्या होती है, जो बॉल में घर्षण ही काम करता है, ठीक है। इसके अंदर केवल जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा यहाँ पर हॉरिजेंटल सरफेस के अंदर, और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो यहाँ पर जो एक्सरलेशन होता है मोशन के अंदर, ठीक है। ये जो उसके अंदर जो कह रहा था रीजन, इसके अंदर यहाँ पर आके थोड़ा सा जो स्टॉप हो जाती है इसके अंदर, तो ये इसका जो कारण था। अब कह रहा है स्टॉपिंग बिफोर ए, यानी कि ए पॉइंट से पहले जो स्टॉप क्यों हो जाती है, क्यों रुक जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है हॉरिजेंटल सरफेस पे आके। किसके कारण कि बॉल जो है ऊपर से एकदम से रैपिडली से आती है, जिसके कारण जो फ्रिक्शन होता है यहाँ पे आके जो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये होगा कि जो स्टॉप यानी कि सोनर जल्दी से आने वहां पर आने के बाद एकदम से वो रुक जाती है उसकी जो पोटेंशियल से बिफोर पॉइंटिंग ए, यानी कि ए पॉइंट से पहुंचने से पहले, ठीक है। आप भी देखते हो कोई भी चीज आप एकदम से ऊपर से उड़ा तो रैपिडली यानी कि स्पीड से आती है और फिर यहाँ पे आके उसका जो फ्रिक्शन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और स्टॉपिंग आफ्टर ए, और ए के बाद फिर स्टॉप क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब उसका अपोजिट होगा, फ्रिक्शन क्या होगा उसका जो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है हॉरिजेंटल सरफेस पे, जिसके कारण यानी कि यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा डिक्लेरेशन, अलाउिंग द बॉल ऑफ द ट्रेवल फर्दर बिफोर लूजिंग ऑल द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लूज हो जाती है इसकी, जिसके कारण वो स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि why do we sometimes slip on smooth surface like ice और polish floors, explain। कि कई बार हम स्लिप हो जाते हैं, जो स्मूथ सरफेस होता है जैसे आइस हो गई या कोई पोलिश फ्लोर या कोई सी फ्लोर के ऊपर फर्श वगैरह पे जैसे पोलिश वगैरह, या फिर जैसे आप देखते हो ना ऑयल वगैरह पे, तो वहां पर भी आप स्लिप हो जाते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्यों होता है, चिकन फर्श पे भी स्लिप हो जाते हो तरह से। तो आंसर में हम लिखेंगे व्हेन वी वॉक ऑन सरफेस लाइक ice we often slip, which means we lose our balance and fall. This happens because the force that help us stay
upward and move forward, friction is not enough. This force have fewer irregularities, minimizing the contact area, and the force of friction between the surface and our shoes make it easier to slice. Instead, to grip a layer of water, even a thin one on ice, can further reduce friction by acting as a lubricant, making the surface even more slippery. तो इसके अंदर देखो ये जो क्वेश्चन पूछ रखा है इसके अंदर, तो एक्सप्लेन करने से पहले हिंदी में मैं आपको बता दूं इस तरह का जो क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर केवल ये आए कि व्हाई डू वी समटाइम्स स्लिप ऑन स्मूथ सरफेस आइस लाइक ए पॉलिश फ्लॉस, बस यहीं तक आए, तो आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो इसके अंदर कि ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण इसके अंदर, तो वो उसका रीजन हो जाएगा अगर 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है तो। लेकिन अगर एक्सप्लेन लिखा हुआ है, एक्सप्लेन आया, तो आपको इस तरह से पूरा एक्सप्लेन करके जो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लेन में भी आप सीधा लिख सकते हो फर्स्ट तो कि वाई रीजन पूछा है क्यों, तो आप ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण, और उसके बाद आप यहाँ से जो एक्सप्लेन है इसका स्टार्ट कर सकते हो किसके अंदर, ड्यू टू फ्रिक्शन के यहाँ पे कि द फोर्स दैट हेल्प अस स्टे अपवर्ड एंड मूव, यहाँ से। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इसके अंदर अगर फुल है तो आप पूरा 5 मार्क्स का है या 4 या 3 मार्क्स का तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, अगर 1 मार्क्स का है तो आपको ड्यू टू फ्रिक्शन लिख देना था केवल। ठीक है, इसके अंदर आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ज्यादा एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर केवल रीजन पूछा है, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कह रहा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, बता देती हूँ आपको हिंदी में कि वैन वी वॉक ऑन सरफेस, जैसे हम सरफेस पर चलते हैं, ठीक है, जैसे आइस हो गया है, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि कई बार हम स्लिप हो जाते हैं, तो उसके अंदर हम अपना बैलेंस खो देते हैं और फिर गिर जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि फोर्स के कारण। जो फोर्स होता है वो हमें ऊपर सीधा खड़ा रखता है या फिर हमें जो चलने में या आगे की तरफ जैसे मूव करने में भी जो मदद करता है। ठीक है, यही काफी नहीं है। अब इसके अंदर जो फोर्स लगता है वो कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, हमने पढ़ा था फ्रिक्शनल फोर्स है इसके अंदर, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगता है यहाँ पर, तो जो सरफेस है उसके अंदर कुछ इनरेगुलेटरीज होती है। बताया था मैंने आपके अंदर कि जो कोई भी दो सरफेस होते हैं तो इसके अंदर इस तरह से इनरेगुलेटरीज होती है, तो आपस में इनरेगुलेटरीज के अंदर यहाँ पर जिसमें जो कॉन्टैक्ट बनता है, ठीक है, जिसके कारण ये जो कोई फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर, ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर दोनों सरफेस के सतह के बीच में जो फोर्स लगता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स में जो फ्यू इनरेगुलेटरीज होती है इस तरह से, तो उसके अंदर जो मिनिमाइज कर देती है वो कॉन्टैक्ट एरिया को। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है दोनों सरफेस के बीच में लगता है, एक तो हमारे शूज के अंदर और दूसरा जहां पर हम चल रहे हैं यानी कि स्लाइडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो ग्रिप होती है इस तरह से, जो ग्रिप जो बना रखी है उसके अंदर, तो उसमें ईजी कर देता है, आसान कर देता है। तो जो लेयर ऑफ वाटर यानी वाटर की जो एक लेयर होगी उसके अंदर, तो थिन वन आइस, जैसे कि एक आइस है तो आइस के अंदर वहां पर वाटर की लेयर होगी पतली, तो कैन फर्दर रिड्यूस फ्रिक्शन, तो क्या करती है? फ्रिक्शन को कम कर देती है, एक तरह से वो लुब्रिकेंट का काम करती है। ठीक है, जो सरफेस के अंदर जिसमें हम आसानी से स्लिप कर जाए। लुब्रिकेंट मीन्स यानी कि जिसके अंदर ऑयल ग्रीस वगैरह, आप जैसे फैन वगैरह के अंदर देते हो, फैन चलता रहता है और फिर आवाज करता है या फिर रुक जाता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? ऑयल लगा देते हो, ग्रीस वगैरह लगा देते हो, तो वो सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? लुब्रिकेंट कहलाते हैं, उसके कारण आपका फैन बिल्कुल स्मूथली चलना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, उसी तरह से कैरम बोर्ड खेलते हो तो आप पाउडर वगैरह छिड़क देते हो कैरम बोर्ड के ऊपर, तो वहां पे इजीली से जो आपकी कोटी है वो स्लिप हो जाती है, तो वो क्या है? लुब्रिकेंट का काम करती है। ये सारे जो सब्सटेंसेस जो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो यूज करते हैं ये लुब्रिकेंट कहलाते हैं। तो इसके अंदर जो फ्रिक्शन यानी कि कम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है, जिसके कारण फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसमें जो सरफेस होता है उसमें हम इजिली से यानी कि ज्यादा स्लिपरी हो जाते हैं। ठीक है, स्लिप हो जाते हैं। ये क्वेश्चन जो 7 का आंसर था। आई होप यू अंडरस्टूड इट्स आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। if any force being applied on an object in a non uniform motion, क्या कोई ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है? कहाँ पे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म यानी कि एक तो सीधा कोई ऑब्जेक्ट चलता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। एक ऑब्जेक्ट जैसे सीधा जा रहा है फिर डायरेक्शन चेंज कर ली फिर डायरेक्शन इस तरह से, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, यानी कि एकदम स्ट्रेट में ना जाना। तो यहाँ पे क्या इसके अंदर भी फोर्स करते हैं? देखो फोर्स तो सब जगह ही अप्लाई होता है इसके अंदर, तो आंसर में हम लिखेंगे यस। फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन ए फोर्स मस्ट बी एक्टिंग अपॉन इट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, also known as accelerated motion, means the object velocity is changing, either it's in speed or direction or both. This change in velocity requires a force to be applied। कि हाँ ऑब्जेक्ट है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर भी
जो फोर्स है वो एक्ट करता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर देखिए जो हम उस मोशन क्या कहेंगे, वहां पर एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं इनकी त्वरित जो गति होती है। इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो क्या है, चेंजिंग, यानी कि बदल रही है, ठीक है। जो बदल रही है तो इसमें से यानी कि स्पीड और डायरेक्शन भी चेंज होगी, कि कोई व्हीकल जा रहा है इसके अंदर, इसकी जो वेलोसिटी चेंज होगी तो इसमें मतलब स्पीड भी चेंज होगी, और स्पीड चेंज होगी तो डायरेक्शन, जैसे आप स्टॉप होते हो किसी भी तो सर्कल से आप टर्न लेते हो तो वहां पे आप स्पीड को चेंज करते हो, ठीक है, स्लो कर लेते हो, फिर उसके आपकी डायरेक्शन चेंज होती है। फिर आप स्ट्रेट में सीधा चलते हो तो आपकी स्पीड भी हाई हो जाती है, ज्यादा हो जाती है इसके अंदर, फिर आपकी डायरेक्शन भी इनकी स्ट्रेट में चलती है, तो इस तरह से। और दिस चेंज वेलोसिटी रिक्वायर्ड द फोर्स टू बी अपलोड, और सबके लिए भी क्या करती है, फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है अप्लाई करने की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। The weight of an object on the moon becomes one-sixth of its weight on Earth. What causes this change? Does the mass of the object also become one-sixth of its mass on the Earth? कि जो वेट है किसी ऑब्जेक्ट का वो मून के ऊपर आके 1/6 पार्ट हो जाता है, ठीक है, उसका जो वेट है अर्थ की बजाय, यानी कि अर्थ मून पे आके उसका जो वेट है वो क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है, यहाँ पर एक छठा भाग हो जाता है इसके अंदर, इस तरह से। और क्या इसका जो कारण है, यानी कि इसका जो परिवर्तन चेंज है, क्यों चेंज हुआ मून के ऊपर जाकर, इसका क्या कारण, और ऑब्जेक्ट का जो मास है उसका ऑब्जेक्ट का, यानी कि क्या उसका मास भी 1/6 होगा क्या, ठीक है, ऑफ इट्स मास ऑन द अर्थ, यानी कि जितना उसका जो अर्थ के ऊपर है तो क्या वहां पर भी आकर उसका जो चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो मास है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा हर प्लेनेट पे, लेकिन जो वेट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर जगह जो सेम ग्रेविटेशनल जो फोर्स नहीं है इसके कारण। तो आंसर में लिखेंगे द चेंज इन ऑब्जेक्ट वेट ऑन द मून कंपेयर टू अर्थ इज ड्यू टू द डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्स। द मून ग्रेविटी इज सिग्निफिकेंटली वीकर देन अर्थ, रफली 1/6 stronger. However, the mass of an object remain the same regardless of location, only weight change विद ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का जो मून के ऊपर जो जा रहा है, इनके अर्थ की बजाय अगर मून पे कंपेयर करें तो वेट उसका अलग आता है, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्लाइटली चेंज होता रहता है, यानी जगह थोड़ा सा कम या ज्यादा होता है, जिसके कारण वहां पर उसमें जो वेट है वो भी डिफरेंट रहेगा, ठीक है, इसके अंदर। तो अगर मास है ऑब्जेक्ट का वो रिमेन सेम ही रहेगा, उसके भी किसी भी लोकेशन के ऊपर भी कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये अर्थ है, ये मून है, तो यहाँ पे अर्थ के अंदर क्या होता है, ग्रेविटी होती है, लेकिन मून के अंदर भी ग्रेविटी है, लेकिन दोनों की ग्रेविटी यहाँ पे डिफरेंस है, अलग है, ठीक है, यहाँ पर। तो इसके अंदर अगर जो वेट है ये 3 kg है, तो मून के ऊपर जाकर इसका जो वेट है क्या होगा, 5 kg हो जाएगा। लेकिन जो इसका जो मास है, जो मास इसका अगर मान लो यहाँ पर जो 3 अगर ग्राम है इसका जो मास यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जाकर इसका जो मास है वो 3 ग्राम ही रहेगा, चेंज नहीं रहे होगा, ठीक है। इसका क्या चेंज होगा, केवल इसका जो वेट ही चेंज रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन 9 का जो आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि 3 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 ऑफ द सेम साइज के एंड शेप, और शेप के भी, तो मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल से बने हैं और इसको वाटर के अंदर रखा जाता है। तो दे डिप टू डिफरेंट डेप्थ एज शोन फिगर, तो यहाँ पर आप देखते हो तो अलग अलग डिफरेंट डेप्थ गहराई तक जाते हैं, जैसे फिगर के अंदर दिखा रखते हो 1 2 3 यहाँ पर 4, तो इस ये यहाँ पर इतनी जो डेप्थ तक जाता है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा इससे ज्यादा है, और ये थोड़ा सा इससे स्लाइटली जो डिफरेंस है इसके अंदर। तो इफ द वेट ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट, अगर तीनों ऑब्जेक्ट का जो वेट है W1 W2 एंड W3 है, ठीक है, तो W1 इक्वल टू W2 और W3, तो तीनों का क्या है, इक्वल है वेट, या फिर जो W1 है वो ज्यादा है वेट 2 से या 3 से, या फिर 2 ग्रेटर है 3 से और जो 3 ग्रेटर है वो 1 से, या फिर 3 ग्रेटर है 1 से या 1 ग्रेटर है 2 से इसके अंदर। तो आंसर में हम लिखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज W1 W2 और W3, ठीक है। जो रिलेशनशिप दिया हुआ है वेट है ऑब्जेक्ट का वो क्या दे रखा है, 1 2 और 3, यानी कि तीनों का जो W से डिनोटेड करके बता रखा है तीनों ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट 1 इज द डीपेस्ट, मीनिंग इट डिप्लेस द मोस्ट वाटर, जो ऑब्जेक्ट 1 है वो ज्यादा जा रहा है नीचे गहराई में, तो इसके अंदर जो डिप्लेस क्या है, जो मोस्ट ज्यादा वाटर है। ऑब्जेक्ट 2 थोड़ा सा यानी कि लेस डीप है, हमने अभी डायग्राम में देखा, तो इसका मतलब जो डीप है तो इसके अंदर डीपर देन ऑब्जेक्ट 3 से, और 3 इज द
लिस्ट डिप मीनिंग इट्स डिप्लेस द लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, जो वाटर के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है ये सब, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर के अमाउंट क्या है उसमें कम है, इसलिए वो इतना ही जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट 3 इज द जो लिस्ट डीप मीनिंग इट डिप्लेस द लिस्ट अमाउंट ऑफ द वाटर सिंस द ऑब्जेक्ट हैव द सेम साइज एंड शेप एंड ग्रेटर द डेप्थ the greater the weight of the object. Hence, the object with the greater weight will sink the depths, and the object with the least weight will be the closest to the surface. कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सेम साइज के ऑब्जेक्ट है हमारे, ठीक है, क्योंकि वाटर का जो डिफरेंस है यहाँ पे तीनों में, तो ऑब्जेक्ट तो क्या है, सेम साइज है, सेम शेप है, लेकिन यहाँ पे जो उनकी डेप्थ है वो क्या है, उनमें डिफरेंस है। तो ग्रेटर द डेप्थ, जो ज्यादा डेप्थ है, तो ग्रेटर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर जो वेट है ऑब्जेक्ट के वो ज्यादा है। और ऑब्जेक्ट जो ग्रेटर वेट है तो वो क्या है, सिंक होगा, यानी कि नीचे डूबेगा ऑब्जेक्ट, और जो उसका कम वेट है वो क्या है, सरफेस के जो नियरेस्ट ही रहेगा, ठीक, इसका क्लोज उसके पास ही रहेगा, नजदीकी रहेगा, ठीक है, क्लोजेस्ट टू द सरफेस। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर थे, 10 जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, ये कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इन टैक्स के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अब आ गई है एक्टिविटी। जो एक्टिविटीज इसके अंदर 5.3 जो दी हुई है, उसके बाद इसके एक्टिविटी के जो सॉल्यूशन है हम ये करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।